उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगे भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई तीव्रता। कोई जान माल के नुकसान की नहीं सूचना। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज महिलाओं के खेल में सहभागिता पर सेमिनार का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कहा, महिलाओं को खेल के क्षेत्रों में सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन में दिया धरना। 30 जनवरी तक मांग नहीं माने जाने पर हड़ताल और चक्का जाम की दी चेतावनी। उधम सिंह नगर के किच्छा में पति ने पत्नी को चाकू से गोदा। अस्पताल ले जाते वक्त पत्नी की हुई मौत, पति फरार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके। दोपहर 2:28 पर भूकंप आया। देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा में भूकंप के तेज झटके। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। नेपाल में बताया जा रहा भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। आपको बता दें, दोपहर 2:28 पर उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके आए। देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा में भूकंप के तेज झटके आए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके आए। दोपहर 2:28 पर भूकंप के तेज झटके आए। देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा में भूकंप के तेज झटके देखने को मिले। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके देखने को मिले हैं। फिलहाल क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अगर हम खासकर बात करें तो एक हफ्ते में ये दूसरी बार है कि जब उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई जानमाल की खबर एक तरीके से नहीं आई है कि किसी तरीके की सूचना की जानमाल का खतरा या किसी तरीके की अनहोनी का खतरा जो है सामने आया हो। लेकिन कह सकते हैं कि ये बात देखने वाली आई है कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते में लगातार ये दूसरा मौका है कि जब भूकंप के झटके उत्तराखंड में महसूस किए गए। तकरीबन रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.8 जो है दर्ज की गई है। उसके अलावा अगर हम कहें तो जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं नेपाल इसका बताया गया है। तो उसके बाद से ही लगातार अगर हम कहें इस समय भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय कहीं ना कहीं लोग अपने घरों से बाहर निकले थे और ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार कोशिश प्रशासन की भी थी कि किसी तरीके की इंफॉर्मेशन जुटाई जाए कि कहीं किसी तरीके की जान माल का खतरा तो नहीं है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड हमेशा से ही जोन 4 की श्रेणी में रहा है और लगातार यहाँ पर इस तरीके के जो भूकंप है के जो झटके हैं वो देखने को मिलते रहे हैं। और इसी के चलते आज भी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर तक जो देखा गया है कि वहाँ पर भी इस तरह के झटके देखने को मिले हैं। आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिसमें शासन स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके तहत सभी विभागों से रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा लेकर जल्द से जल्द अध्याचन भेजे जाएं। जहां पर तदर्थ और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां होनी है, वहां भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाएं। भर्ती प्रक्रियाओं में अगर कोई भी गड़बड़ी के प्रयास करे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभिन्न विभागों के प्रयासों की लगातार समीक्षा किए जाने को भी कहा। जितनी भी प्रदेश के अंदर नियुक्तियां होनी है उसको मुख्यमंत्री कार्यालय मेरे स्तर से और हमारे सभी अधिकारियों के स्तर से उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। और साथ ही साथ जो हमने 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री
करने का जो लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है, उन दोनों ही अभियानों को लगातार गति देने का काम, लगातार उनकी समीक्षा का काम अनवरत रूप से चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ को निर्देश दिए हैं। प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए, जिसमें शासन स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक किए जाने के भी निर्देश दिए। इसके तहत सभी विभागों से रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा लेकर जल्द से जल्द अधियाचन भेजे जाए, जहां पर तदर्थ और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां होनी हैं, वहां भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, साथ ही सभी प्रक्रियाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार राज्य सरकार और परिवहन निगम के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, जिसके चलते सैकड़ों कर्मचारियों ने हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन पर धरना दिया और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार और परिवहन निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने और मृतक आश्रितों को तत्काल नियुक्ति देने की मांग के साथ ही परिवहन निगम पर आरोप लगाए। वहीं 31 जनवरी तक मांगे पूरी न होने पर हड़ताल और चक्का जाम की चेतावनी भी दी। द्वारा आए दिन कुछ फरमान ऐसे जारी कर दिए जा रहे हैं जिससे हमारे निगम कर्मियों का आए दिन नुकसान हो रहा है। सीआरएस की स्कीम लगाई जा रही है, सीआरएस कंपलसरी रिटायरमेंट किया जा रहा है, जबरदस्ती बाहर किया जा रहा है कर्मचारियों को, जबकि कर्मचारियों का मौलिक अधिकारों का हनन आए दिन होता जा रहा है। उसका हम इस मंच से विरोध कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 संगठनों का एक मोर्चा बना हुआ है और तमाम मांगें हमारी लंबित पड़ी हैं। निगम में जो कर्मचारियों के खिलाफ एक व्यू रचा जा रहा है, रचना रची जा रही है, इसके खिलाफ हमारे पूरे 5 संगठनों ने एक मोर्चा बनाया है, जिसका हम कल टनकपुर में वो किया गया है धरना प्रदर्शन। आज हल्द्वानी में परिवहन निगम की नीति है, करीब हमारे वहाँ 20 सालों से विशेष श्रेणी के और संविदा कर्मचारी चालक परिचालक के रूप में और कार्यशाला में कार्यरत हैं। इनका हमारी पहली मांग है, इनका नियमितीकरण किया जाए या इनका वेतन बढ़ाया जाए, बस डिपो को बढ़ाया जाए। इसके लिए हम पूरे प्रदेश 27 तक हमारा ये धरना प्रदर्शन है, 31 से हमारा कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में। सरकार का तो काफी लंबे समय से जो रवैया चल रहा है, जो हम उत्तराखंड परिवहन के अंदर देख रहे हैं कि सरकार ने यहाँ पहले एस्मा लगा दिया। एस्मा इसलिए लगाया कि ताकि कोई जो मनमानी निगम मैनेजमेंट हो, सरकार हो, शासन हो, वो अपनी मनमानी यहाँ कर सके। जब कर्मचारी बिल्कुल परेशान हो गए तो अब हमें ये मोर्चा बना के तमाम संगठन एक हो गए। हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब चाहे एस्मा हो, सरकार कुछ भी करे, हम अपनी कर्मचारी समस्याओं के लिए, हम निगम से संबंधित समस्याओं के लिए अपनी लड़ाई को पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लोहाघाट में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के बीच लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल के कालिका से लगभग 12 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके भारत समेत नेपाल और चीन में भी महसूस किए गए। मैं दुकान से भागा, दुकान से बाहर निकल के मैंने देखा तो 1-2 दुकानदार और बाहर निकले। वो भी बोल रहे थे कि भूकंप के जो 5 पॉइंट कुछ झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके में एक दहशत सी महसूस हुई, ताकि फिर हम दुकान से निकल के बाहर आए। लोहाघाट में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकले। आपको बता दें, भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई।
जिले के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारियां की जा रही। इसको लेकर देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। परेड की भी तैयारियां लगातार जारी है। हमारे इन्विटेशन भी फाइनल हो चुके हैं। इस बार हमने ई इन्विटेशन की भी व्यवस्था की है, जिसके जरिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। वही कहा कि हमने परेड देखने के लिए पोर्टल भी ओपन किया है, जिसमें लोग लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। परेड ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं और परेड की प्रैक्टिस भी रेगुलरली चल रही है और हमने इनविटेशंस जो हमारे जाते हैं वो फाइनल हो गए हैं और ई इनविटेशन के द्वारा भी लोगों को जो हमारे देखने आएंगे उनको बुलाया जा रहा है। एक पोर्टल भी ओपन किया है कि लोग जो आना चाह रहे हैं वो उस पर रजिस्टर कर लें और तैयारियां चल रही हैं। लोहाघाट पुलिस का नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन लगातार जारी है, जिसके चलते पुलिस ने नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लोहाघाट क्षेत्र में अभियुक्त अमर सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 5 पेटी देसी शराब बरामद की है। मामले में एसओ मनीष खत्री ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आगे भी नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत जो है नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के अंतर्गत आज थाना लोहाघाट क्षेत्र में एक अभियुक्त त्रिलोक सिंह निवासी सिंगदा को हमने 5 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ा है और इसके विरुद्ध जो है नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई। चंपावत के पाटी में पूर्व ग्राम प्रधान के कुछ अज्ञात युवकों ने पिटाई कर दी। बता दें, पूर्व ग्राम प्रधान सुशीला तिवारी 17 जनवरी को पड़ोस के गांव में बारात में गए थे, जहां कुछ अज्ञात युवकों ने उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जरूरी कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहाँ का मामला है। बेसिकली ये मामला 17 तारीख से शुरू होता है, जिसमें एक व्यक्ति बारात में जाने के दौरान चोटिल या घायल स्थिति में मिलता है, जिसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, एडमिट कराया जाता है। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। घर वालों के द्वारा संदेह कुछ व्यक्तियों पर प्रकट किया जाता है कि जो ये चोटिल या घायल हुए उनके द्वारा हुए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। उस आधार पर तत्काल हमने पाटी थाने में इसकी FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो सही तथ्य होंगे, जो सच्चाई होगी, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने चौकी गैस प्लांट के पास मिले शव का खुलासा कर दिया है और हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी और मृत महिला लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, तभी आरोपी को अवैध संबंध की शंका हुई, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। वहीं जांच पड़ताल में लिव इन पार्टनर ही आरोपी निकला, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में जो है हमारी औद्योगिक क्षेत्र में एक नाले के में जो एक महिला की लाश मिली थी। तो महिला की शिनाख्त के प्रयास किए गए, टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तो कहीं ना कहीं मामला हत्या से जुड़ा लग रहा था और इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही साथ ये भी पता चला कि जो महिला थी वो काफ़ी साल पहले सहारनपुर से सिडकुल क्षेत्र में आके कार्यरत थी। उसके परिवार के लोग भी यहाँ पर आ गए थे और उनके साथ रह रही थी लिव इन रिलेशन में, जो अभियुक्त था जो दीपक नाम का, उसके साथ। लेकिन इनके अक्सर किसी न किसी छोटी मोटी बातों को शक के आधार पर लेकर, पैसे को लेकर झगड़ा होता था और जिस पर पूरी प्लानिंग के साथ जो अभियुक्त दीपक ने जो है उसको वहाँ पर सुनसान जगह देखकर वहाँ पर उसकी गला दबा के हत्या करके नाले में डाल दिया था और ऊपर से उसमें बैग डाल दिया था, जिससे कि किसी को पता न चले। लेकिन पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह इन परिस्थितियों में जो था पहले से इसके घर में इशू चल रहा था और उसको देखकर इसके दिमाग में था कि कभी ना कभी मुझे इसकी हत्या करनी है। अभियुक्त लगातार इसमें अपने मोबाइल को बंद करके और कभी कभी फेसबुक पर भी सुसाइड वाली बातें लिखकर फ़ोन बंद कर रहा था। तो टीमें लगातार जो है यहाँ पर लगी थी, चाहे वो थाना की हो, चाहे वो SOG की हो, और इसको भी देर रात्रि कल गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर खिलाड़ियों के सम्मान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तराखंड खेल विभाग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली महिला खिलाड़ी कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं को बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा
कि राज्य सरकार महिलाओं और उनकी सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को चला रही है और आगे भी कई नीतियों पर काम किया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश की महिलाएं देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी राज्य की बालिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि बालिका खेल के क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। खेल मंत्री ने आगे कहा कि इस साल के अंत तक महिला खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की कार्ययोजना भी तैयार कर दी जाएगी। महिला आयोग ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर खेल को लेकर बालिकाओं के क्या अवसर हो सकते हैं उसको लेकर एक सेमिनार यहाँ पर किया है और निश्चित रूप से इस प्रकार के सेमिनार के माध्यम से बहुत सारा संदेश जो है कि अब बालिकाएं खिलाड़ी भी बन सकती हैं, बालिकाएं खेल खेलकर अपने क्षेत्र का और अपने इस प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं। जिस प्रकार से 30% का महिला आरक्षण विधानसभा में पारित हुआ, कानून का रूप लिया, ठीक इसी प्रकार से 4% स्पोर्ट्स कोटा भी जो है या स्पोर्ट्स आरक्षण भी जो है वह भी लागू हम लोग जरूर कराएंगे। उत्तराखंड की सरकार प्रतिबद्ध है, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए वहीं सुरक्षा भी होनी चाहिए। उसको लेकर विभिन्न योजनाएं हमने चलाई हैं। गौरा ऐप भी अभी हम लोगों ने पिछले दिनों लॉन्च किया है और हमें बहुत गर्व है कि हमारे प्रदेश की मातृशक्ति ने विभिन्न स्थानों पर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। उनका प्रोत्साहन हर क्षेत्र से हो, हम प्रतिबद्धता के साथ उनके हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कामना करते हैं। उत्तरकाशी में इको ग्रीन टीम ने माघ मेला 2023 में मेरी उत्तरकाशी मैं ही सवारू थीम पर आधारित पर्यावरण संरक्षण की सुंदर प्रस्तुति पेश की, जिसमें प्रतिभागियों ने घर से कचरा निस्तारण के तरीके सुझाए। शहर की वर्तमान स्थिति को सरल तरीके से समझाया गया। कार्यक्रम संचालक और इको ग्रीन टीम के संरक्षक मंगल सिंह पवार ने बताया कि घरों से ही कई प्रकार के कूड़े को अलग कर कूड़ा निस्तारण किया जा सकता है। छात्र छात्राओं ने प्रैक्टिकल कर दिखाया और पर्यावरण बचाव की प्रेरणा दी। हल्द्वानी के आरटीओ कार्यालय में बीते दिन कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद आरटीओ प्रशासन ने कार्यालय की दीवार से लगी अस्थायी फड़ों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि फड़ों को ध्वस्त कर इस जगह को पार्किंग के लिए विकसित किया जाएगा, जिससे कार्यालय आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बाउंड्री के बाहर, हमारे आरटीओ ऑफिस की बाउंड्री के बाहर कुछ लोगों ने अपने जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, हम लोगों ने उनको वहां से हटवा दिया है और अब सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई दुकान या ठेला कोई नहीं लगाएगा। और दूसरा, हम उसको पार्किंग के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिससे बाहर से आने वाले आगंतुक जो हैं उनको पार्किंग की जगह मिल सके। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत विकासखंड स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी और भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत मौजूद रहीं। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य विमल चंद्र बहुगुणा और खंड शिक्षा अधिकारी सावेद आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 9 से 12 तक के 40 बच्चों ने प्रतिभाग किया। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वहीं 10 सांत्वना पुरस्कारों के साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। में जो है बालिका दिवस मनाया जा रहा है। सभी अपने क्षेत्र की और प्रदेश की सभी बालिकाओं को और सभी लोगों को मैं बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज हमें सौभाग्य मिला है कि मैं भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है, बच्चों के साथ बातचीत की है। तो हमने सिर्फ यही बच्चों को कहा है कि जो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि बच्चे अपनी परीक्षा में सफलतम हों और अच्छे मार्क्स से पास हों। उधम सिंह नगर के सितारगंज में पुलिस ने कैंप लगाकर महिलाओं को गौरव शक्ति ऐप की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में भी विस्तार से बताया। गौरव शक्ति ऐप के प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पुलिस को अपराध के बारे में फोटो और वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
एक महिलाओं के लिए ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम उत्तराखंड पुलिस ऐप है। उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंदर एक गौरा शक्ति ऐप है जिसमें सभी महिलाएं, उत्तराखंड पुलिस ऐप जो है ये पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए है, लेकिन गौरा शक्ति ऐप में महिलाओं का रजिस्ट्रेशन है। इसमें कई महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें महिलाओं को बहुत सारी सहूलतें हैं। आप अपनी महिलाएं जो हैं अपनी शिकायतें ऑनलाइन कर सकती हैं। ये जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है ये एक वॉलेट है जिसमें कि बहुत सामान है जिसके अंदर, जिसमें कि ई कंप्लेंट है, गौरा शक्ति ऐप है, ट्रैफिक आई है, नशा मुक्त है, साइबर से संबंधित है, इम्पोर्टेंट नंबर हैं, पुलिस स्टेशन के नंबर हैं। आप कहीं भी उत्तराखंड में जाइए, आप अपने नंबर निकाल सकते हैं। आप उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान घर घर थाना हर घर थाना के तहत आज हमारे द्वारा जोया प्लेस में जहाँ पर हाट बाजार लगा हुआ है, यहाँ पर आकर महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप और उत्तराखंड पुलिस ऐप के संबंध में बताया। उन्हें बताया कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको ई कंप्लेंट करने की सुविधा, साइबर कंप्लेंट करने की सुविधा और ट्रैफिक आई की सुविधा, काफ़ी सुविधाएं हैं और महिला संबंधी अपराधों की इसमें विशेषकर जानकारी है और इसकी आप जो है ई कंप्लेंट द्वारा ये शिकायत कर सकते हैं। ये बताने के बाद करीब 35 से 40 महिलाओं को आज गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड कराया है। प्रेस क्लब दिनेशपुर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ स्वर्गीय खुदीराम बोस स्टेडियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे, विशिष्ट अतिथि बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार और नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर फूल अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विधायक ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नीतियों और उनके पराक्रम से हिंदुस्तान के सैनिकों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कई कार्य कर रहे हैं। वहीं पैरा बैडमिंटन ओलंपिक मेडल विजेता मनोज सरकार ने कहा कि हमें नेताजी से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जैसा हर घर में देशभक्त पैदा होना चाहिए। हमें सीढ़ी बनाते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी जो संकल्प थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं। थोड़ा स्लो है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गतिशील होंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ के हम लोग उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पर उन्होंने सोच रखा था। आप देखिए ना, प्रेस क्लब की तरफ से जो आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है उनके जयंती के रूप में, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मैं यही कहूँगा कि ये भी उसका एक एग्जाम्पल है कि हम लोग उस अग्रसर हो रखे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ दिनेशपुर प्रेस क्लब को, जिन्होंने प्रथम बार दिनेशपुर में आयोजन किया है और खास करके हमारे सैनिकों को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया। जो आपने प्रश्न किया है, ये प्रथम बार जो है देश का जो सेनानी है, जो प्राथमिकता इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला, मोदी जी ने इनको स्थान दिया है भारत का सर्वोच्च स्थान पर। मैं बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को। इन आज़ादी के दीवानों ने जो कुछ किया, आज हम हमारा मौजूद है, वो सिर्फ इनकी वजह से है। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती एवं पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त जनमानस को इस दिवस की बधाई देता हूं कि नेताजी का पूरा जीवन अपने देश की आज़ादी के लिए सैनिकों के सम्मान में, देश के सम्मान में उनका जीवन बीता है। उनके त्याग बलिदान को हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। यानी कह सकते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम रहेगा। उनका त्याग बलिदान, तपस्या जो जीवन के लिए, देश के लिए उन्होंने किया, वह अदम्य साहस आज भी हमारे सैनिकों के दिल में जिंदा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।